तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे करें औषधीय पौधों की पहचान, भाग 1। कम खर्च में मूली की फसल से किसान ले रहे हैं अच्छा लाभ। अधिक उत्पादन हेतु ग्लेडियोलस की वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई। देवभूमि के नाम से पुकारे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में बहुत से औषधीय पौधे और औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, परंतु जानकारी के अभाव में हम लोग सही तरीके से इनकी पहचान और उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये औषधीय पौधे एवं औषधीय जड़ी बूटियां और कैसे करें इनकी पहचान, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने मुलाकात की एक वैज्ञानिक डॉक्टर दुर्लभ सिंह से। अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधों के बारे में और जानेंगे कि वो कौन कौन से औषधीय पौधे हैं जिन्हें हम जंगलों से उठाकर अपने घर में लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन पौधों को लगाते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होती है और किस तरीके से हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सबको बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्लभ सिंह पुरी, जो कि बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमें जंगलों से लाकर जो हम अपने घरों में लगा सकते हैं। आप ये जानिए कि जो भी वनस्पति जंगल में उगती है उसका कोई ना कोई गुण है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बहुतों के बारे में हम नहीं जानते हैं और बहुत एक थोड़ा सा लिमिट है जिनके बारे में हमारे को एक जानकारी है। उनमें से 2-4 प्लांट्स जो नॉर्मली लोग पहचानते हैं, उसमें एक बनफशा है, एक जटामासी है, इसी तरह से कुछ फर्न्स हैं। ये सब चीज़ें ब्रह्मी हैं, ये कॉमनली लोगों ने देखी हुई हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जंगल के अंदर प्लांट्स बड़े कंफर्टेबली उगे होते हैं और जैसे ही टीवी के ऊपर हम कोई प्रोग्राम देखते हैं कि भाई ये प्लांट ये पर्टिकुलर मेडिसिनल वैल्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसकी खोजबीन में जुट जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये प्रकृति का लगा हुआ प्लांट है, इसको हमने उजाड़ना नहीं है। हम अपना बेनिफिट तो याद रख लेते हैं कि इसको ये खाने से कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, तरह तरह की भ्रांतियाँ या कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों ने कही हैं इनके बारे में। प्लांट आइडेंटिफाई होगा, वो फ़ौरन उसको उखाड़ने की उसमें चले जाएंगे। हमें ये कहना है कि आप प्लांट को इस्तेमाल करें, इसमें मेडिसिनल गुण हैं, लेकिन इनको प्रकृति से लिया जाए, लेकिन उसको वापस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और बाकी के पौधे जंगल में बड़े अच्छे से उगे होते हैं। कब बारिश पड़ रही है, सूखे की परिस्थिति हो गई, धूप की हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। जब हम उन्हें उखाड़ के घर में लगाने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं उगते। वजह ये है कि प्लांट्स फॉरेस्ट के अंदर किन किन चीज़ों के वेरिएशन के अंदर उग रहे हैं, उसको हम 2-3 चीज़ें समझ सकते हैं। लाइट कितनी है, धूप कितनी होगी, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 3-4 साइंटिफिक फैक्टर्स हैं जो हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि ये इन परिस्थितियों में इसको देखा गया। लेकिन एक जगह वो पौधे उग रहे हैं, उससे ना उस हाइट से ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, ऐसा वहाँ क्या हो रहा है। हमने इस चीज़ को समझने के लिए
जंगल के अंदर अलग अलग सीजन में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग दिनों में जाके एक लंबा वक्फा इसके अंदर हमने बिताया और ये स्टडी जानने की कोशिश की कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ प्लांट वो जिंदा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उखाड़ के घर में लाते हैं, ये नहीं उगता है। ये याद रहे कि जो आपका ड्राइंग रूम है वो उन जंगली पौधों का ड्राइंग रूम नहीं है। पहली बात को ही हम अच्छे से समझ लें, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर परिस्थितियां इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि हम जितनी देर में कुछ समझ पाते हैं उतनी देर में दो परिस्थितियां और बदल गई होती हैं। हमने सबसे पहले धूप और छाया की जो कॉम्बिनेशंस है इसको स्टडी किया कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ एक चीज़ सामने आई कि एक ही पौधे के ऊपर तरह तरह की लाइट अलग अलग दिन के हिस्सों में उसको मिली। किसी वक्त उसके ऊपर सीधी धूप पड़ रही थी, कभी उसमें छनी हुई धूप पड़ रही थी, किसी वक्त वो पौधा पूरी तरह से अंधेरे के अंदर था। सूरज के मूवमेंट के साथ वो जैसे जैसे उसकी परिस्थितियां बदली वो सारी की सारी उस प्लांट पर गई। उसके अंदर कभी वो धूप में ग्रो हो रहा है, कभी छाया में ग्रो हो रहा है और कभी बारिश पड़ी कभी नहीं पड़ी। इन सब चीज़ों के अंदर वो प्लांट जिंदा रहा। हमारे पास क्या होगा, हम घर में लाएंगे तो हम ऐसी जगह में रखेंगे कि लो जी हमने इसको प्लांट को ले आए हैं और रखा है और अच्छी वाली हमने खाद डाली। हो सकता है जो हम उसको खाद डाल रहे हैं उसकी उसे ज़रूरत ना हो। जो फॉरेस्ट के अंदर एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं कि इको चेन, वही पौधा अपने पत्ते को गला देगा, उसकी उम्र होती है, वो गलने के बाद सूखेगा, गल जाएगा, गलने के बाद उसकी खाद बनेगी और लगभग उसी पौधे के आसपास में वो गिरेगी। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक पौधा अपने जीवन काल में कम से कम 10 अपने जैसे प्लांट्स के लायक बायोमास, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि खाद जो है, उस अनुपात में वो पैदा कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है। प्लांट्स उगेंगे, सरवाइव करेंगे, पर वो सरवाइव करेंगे जो सबसे ज़्यादा सक्षम है, ताकतवर है। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हम जानेंगे इन औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लगाने की तकनीकी के बारे में। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बिजाई के लिए खेत तैयार करें तथा प्रमाणित किस्मों के बीजों का प्रबंध करें। पछेती कपास में तेला व सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है। सफेद मक्खी के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 300 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 ईसी या मेटासिस्टाकस 25 ईसी तथा 1 लीटर नीम आधारित कीटनाशक का बारी बारी से 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे प्रति एकड़ करें। फसल में टिंडे बनते समय 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट को 200 लीटर पानी में घोलकर पत्तों पर छिड़काव करने से कपास की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कपास और नरमा की फसल की चुगाई सुबह के वक्त मौसम साफ होने और ओस उड़ने के बाद करें। पछेती धान में तेला का प्रकोप हो सकता है, इसका ध्यान रखें। यदि ऐसा हो तो 10 किलोग्राम कार्बरिल 5% का धुंडा या मिथाइल पेराथियान 2% का धुंडा प्रति एकड़ डालें या 250 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 ईसी को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर बनाए गए घोल को 20 किलो रेत में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। धान में बदरा या ब्लास्ट का प्रकोप हो सकता है। तने पर गांठें चारों ओर से काली हो जाती है तथा पौधा गांठ से टूटकर गिर जाता है। यदि ऐसा हो तो प्रति एकड़ 120 ग्राम बीम या सिविक को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। गन्ना फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खुशक मौसम की संभावना को देखते हुए फलदार पौधों को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। पशुओं को सूखी व हवादार जगह पर रखें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए हरे चने के साथ 50 ग्राम नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे
और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। धर्म के बाजार में खबर की तलाश, हवा के खिलाफ जाने का हौसला, कई परतों में छुपा है सच, तीखे तेवर के साथ तर्क। बिग बुलेटिन में आपसे जुड़े हर सवाल को उठाऊंगा मैं। जब जमीन से सवाल उठता है तब जिम्मेदार झुकता है। जनता के लिए कुछ भी करने में नाकामयाब रहे हैं आप। आवाज आपकी, शक्ल हमारी। बिग बुलेटिन सिर्फ ईटीवी पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल प्रदेश के बहुत सारे किसानों का रुझान जैविक सब्जियों की खेती में बढ़ रहा है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की, तो यहाँ के किसान मूली की जैविक खेती करके काफी लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मेरा नाम संजय है, मैं गिजनूई का रहने वाला हूँ। ये मैंने 2 महीने पहले मूली लगाई थी। ये अगस्त में लगाई थी। ये 45 दिन के बाद तैयार हो जाती है और आज ये मार्केट में आई है। इसका हम ये बेच रहे हैं 15 रुपये का, 1 किलो का 15 रुपये का बेच रहे हैं। और इसको हम काट के चटनी लगा के एक मूली 5 रुपये की बेचते हैं। मैं डंडाल का रहने वाला हूँ। अभी हम मणिमहेश यात्रा कर वापस आए हैं और हर साल यहीं पे रुकते हैं और हर साल यहाँ की मूली का अच्छे तरीके से स्वाद लेते हैं और लेके भी जाते हैं। यहाँ से लेकर ऊपर जो ऊपर बैठेंगे, जो ऊपर इंजॉयमेंट करेंगे, वहाँ पे यही मूली खाएँ। हमारा हर साल इधर आना जाना रहता है और बहुत बढ़िया। हमें डेली एक दिन की 1 कुंटल मूली लग जाती है एक बंदे की। एक दिन में 1 कुंटल मूली लग जाती है हमारी। अभी तक तो सीजन का तो सर हमने 15-20 हज़ार रुपये कमा लिए अभी मैंने अपने खेतों में लगभग 1 बीघा ज़मीन में मूलियाँ लगाई हैं। आधे में लाल मूलियाँ हैं और आधे में सफ़ेद मूलियाँ लगाई हुई हैं। अब ये मूलियाँ तैयार हो रही हैं। इनका हम साग भी बेच देते हैं निकाल के। ये साग है, ये साग का गट्ठा है। हम इसे मार्केट में 5 रुपये गट्ठे के हिसाब से बेचते हैं। इसका बीज हमने 300 रुपये का ख़रीदा था और हमें लगभग कम से कम 1000 रुपये का साग बिक गया जी और लगभग 8000 रुपये का मूली बिक जाएगा जी। मूली की जैविक खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं चंबा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चौधरी से। किसान भाइयों, मैं आपको मूली की उन्नत खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो मूली की खेती जो है वो वर्ष भर की जाती है, पर इसकी खेती जो है वो जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो वहाँ पे ही करनी चाहिए, क्योंकि इसको हफ्ते के बाद जो है पानी देना ज़रूरी है। जो मुख्यतः जो मूली की किस्में हैं, जापानीज़ वाइट, चाइनीज़ पिंक है। ये जो है ये समय पर और समय से पहले, जैसे जो है जुलाई से इसकी जो खेती जो है की जा सकती है और दिसंबर महीने या जनवरी महीने में आपने मूली की खेती करनी हो तो पूसा हिमानी वैरायटी है। और जैसे फरवरी में के बाद ही आपको करनी पड़ जाए तो चेत की वैरायटी जो है उसकी बिजाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई जो है ठीक ढंग से अपने खेतों की जुताई कर लें, उसमें
जो है गली सड़ी देसी खाद या केंचुआ खाद जो भी उसके पास उपलब्ध हो वो डालनी चाहिए। पर मैंने देखा है ये इस जो बेल्ट है इसमें किसान भाई जो है वो जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है अग्रसित हैं। तो मैं उनको यही क्योंकि वो खाद जो है जो उर्वरक है वो नहीं डालना चाहते हैं, तो वो उसी ढंग से उस खेती को करें। और किसानों के पास जो है वो केंचुआ खाद के गड्ढे बनाए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में जो है उनके पास जो है वो जो है केंचुआ खाद उपलब्ध है, तो वो डालें। ये कम से कम जो है कोई 8 क्विंटल जो है प्रति बीघा के हिसाब से केंचुआ खाद खेतों में डाल लें सब्जियों की बिजाई के लिए। ये खेत करके वैसे ये जो है चाइनीज़ पिंक जो किस्म है ये 45 दिन में तैयार हो जाती है। जापानीज वाइट जो है वो जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है। जो इसमें जैसे केंचुआ खाद डाली हो तो जो बीमारियां और कीट जो हैं वो आते नहीं हैं, पर फिर भी कहीं जो है कीट जो है वो इसमें आ जाएं तो और जहाँ ज़रूरत हो वही जो है और ऐसी दवाइयों की स्प्रे करवाते हैं जो है आगे खाने में उसका जो है प्रभाव ना पड़े। नकदी फसल होने के कारण फूलों की खेती की तरफ हमारे किसानों का रुझान बढ़ रहा है। चूंकि आगे आने वाला मौसम शरदकालीन ऋतु का है, इसलिए प्रदेश में जो भी किसान फूलों की खेती के अंतर्गत अधिक उत्पादन हेतु ग्लैडियोलस की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें बल्ब लगाते समय कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से। ग्लैडियोलस के विभिन्न रंगों के फूल आपको बाजार में डंडी के रूप में मिलेंगे, जिनमें लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी इत्यादि कलर पाए जाते हैं। जब मई जून में आपका खेत खाली होता है उस समय अच्छी तरह जुताई करके पलेवा लगाकर खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणु और उनके अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात आप इस समय जुताई करके उसमें गोबर की खाद जो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर होती है अच्छी तरह भली भांति मिलाकर खेत को छोड़ देते हैं। तत्पश्चात ग्लैडियोलस की लाल रंग यदि लेना चाहते हैं तो आस्कर, अग्निरेखा, रेड मैजेस्टी या मेलोडी प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप पीले रंग की स्पाइक चाहते हैं तो सपना, पूनम, सनशाइन या कावेरी प्रजाति उसके साथ मनमोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गुलाबी रंग में को पसंद करते हैं और गुलाबी रंग की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है, उसके लिए आप फ्रेंडशिप, शोभा, सुचित्रा या समर पर्ल प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात अन्य कलर की जिसमें बैंगनी, जिसके लिए मयूर या कापर किंग प्रजाति प्रमुख है। साथ ही साथ जो सर्वविदित है कॉमन रंग सफ़ेद, इसके लिए अप्सरा, मनीषा, मोहनी या स्नोकीन प्रजाति का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रवर्धन के लिए आप एक कॉर्म का प्रयोग करते हैं जिनका आकार 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। यदि कॉर्म छोटे हैं 2-3 सेंटीमीटर के हैं तब भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन यदि इससे छोटे कॉर्म हैं तो उनको प्रयोग में न लाएं, क्योंकि उनको कहते हैं कॉर्मेल्स और इनका प्रयोग कॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है। यदि आपके 2-3 सेंटीमीटर आकार के कॉर्म हैं तो इनसे एक स्पाइक आपको कम से कम प्राप्त हो जाती है। जब यदि कॉर्म का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर का है तो इससे कम से कम 1 और नहीं तो अधिकतम 3 स्पाइक पर प्लांट आपको प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, कॉर्म प्राप्त करने के लिए आप किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट नर्सरी से भी आप कलर के अनुसार इच्छित प्रजाति के कॉर्म आप ले सकते हैं। और जब बात आ जाती है खेत में कॉर्म को कैसे लगाएं, उसके लिए आपने जो मई जून में खेत खुला छोड़ा हुआ है और उसमें गोबर की खाद मिला के इस समय आपने जुताई कर देते हैं। कॉर्म लगाने से पूर्व 1 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से इस फसल को आवश्यक होती है। उसको कॉर्म लगाने से पूर्व आधी मात्रा
आप लगाने समय और आधी मात्रा पुनः स्पाइक निकलते समय 3 महीने बाद आप फसल में छिड़काव के द्वारा दे देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा इसी समय आपको देना अति आवश्यक है। यदि आप जैविक की तरफ बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम एजोक्टोबैक्टर या 5 से 6 किलोग्राम एजोस्पेरियम दोनों को मिलाकर भी प्रति हेक्टेयर की दर से आप फसल रोपण से पूर्व दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कंदों को जमीन पर लगाते हैं। समतल जमीन पर आप कॉर्म को 30 से 30 सेंटीमीटर 30 गुणा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं। तत्पश्चात उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के आलू की तरह क्यारी बना देते हैं, आलू की तरह मेड़ बना देते हैं। अथवा आप पहले से मेड़ तैयार करके उसमें एक इच्छित दूरी 30 गुणा 30 सेंटीमीटर या 30 गुणा 20 सेंटीमीटर पर कंदों को रोपित करके उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। जमाव होने पर हल्की सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से आप फरवरी, जब आप अगस्त सितंबर में रोपित करते हैं तो फरवरी महीने से आपको स्पाइक मिलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान होगा कि कॉर्म को 2% थायो यूरिया से ट्रीट करके लगाना होगा, जिससे इनकी सुसुप्त अवस्था टूट जाती है और वो समय पूर्व अंकुरण दे देते हैं। इस प्रकार यदि आप लेते हैं तो आपको समय से अच्छी तरह खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप अच्छी तरह से लगाते हैं तो आपको अच्छी 10 से 15 फ्लोरेट्स वाली स्पाइक प्राप्त होंगे और टोटल 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आपको शुद्ध मुनाफा अंत में हो सकता है। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। प्रदेश भर के राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खासा असर करनाल की अनाज मंडी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किसान 4-4, 5-5 दिन से अपनी फसलें लेकर आ रहे हैं। किसानों के सामने एक बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा हो गया। इसके अलावा आड़ती भी यहाँ पर परेशान है क्योंकि फसलें यहाँ पर खरीदी नहीं जा रही हैं। कुछ किसान हमारे साथ हमसे बातचीत करते हैं कि क्या मंडी की पोजीशन इस वक्त में है। सर, मेरा नाम कंवरजीत सिंह है, मैं करनाल का किसान हूँ। और आज किसान की ये स्थिति कर दी है इस सरकार ने कि ये जो जीरी हम दिन रात ट्यूबलों पे घूम के, डोलों पे घूम के, सांपों की सीढ़ियों के ऊपर पैर रख के निकल के इस जीरी को पालते हैं और आज ये जीरी हम मंडी में लेके आए हैं। इस जीरी का हमारी को कोई खरीदार नहीं है। इसका गुनाहगार कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार है सरकार। सरकार ने तो कर दी मगर हमारी जीरी ली तो नहीं जा रही। जो गवर्नमेंट मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी पे हमारी जीरी बिकनी चाहिए। हमारी जीरी एमएसपी से 300 रुपये नीचे बिक रही है। अगर राइस मिलर्स की कोई प्रॉब्लम है तो सरकार को हल करना चाहिए। ये कृषि प्रधान देश है, इकोनॉमी सारी इस देश की किसान के ऊपर निर्भर करती है और अगर किसान दुखी होगा, किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो हरियाणा की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति कैसी होगी? आप अपने आप हिसाब लगा सकते हो इस बात पे। और आज किसान जो 4-4 दिन से मंडियों के बीच में बैठा है जीरी की अपनी ढेरियां लेके और उसके एमएसपी पे नहीं बिक रही, उसके ऊपर क्या बीतती है। मेरी तो गुजारिश है आपसे चैनल वालों से कि हमारी इस दर्द को आप चैनल्स पे दिखा के कुछ हमारी समस्या का हल करवाएं। क्या नाम? सतनाम सिंह।
कितने दिन से आप यहाँ पे? 8 दिन। क्या कारण? क्या कारण विकते नहीं, पास भी कर गए ने ते बोरियां नहीं देते ना, बिक नहीं रही। कुछ और किसान है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या पोजीशन? हरपाल सर, क्या पोजीशन है मंडी में इस टाइम? पिछले साल मंडी में माल ही नहीं ले रहे, के पोजीशन होती, माल पड़ा, माल ले रही, रेट पूरा दे नहीं रहे। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए पड़े माल। दिनों में कितना असर? वैसे असर इतना है, जमींदार को 3 दिन हो गए यहाँ मंडी में पड़े हुए हैं, माल बिक नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइस पे जमींदार माल को बेचना चाह रहा है, गवर्नमेंट प्राइस पे माल बिक नहीं रहे हैं। माल भी थोड़े गिले शिले नमी के हैं, उससे अगर माल 1-2 दिन में नहीं बिके तो ये ख़राब हो जाएंगे। जमींदार बहुत परेशान है, जमींदार से ज़्यादा आड़ती परेशान है, लेबर सारी खाली बैठी है, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पूरा प्रशासन मतलब पूरा का पूरा आड़ती, जमींदार, लेबर सब परेशान हो रहे हैं इस स्ट्राइक से। कितनी लंबी खींचेगी ये मालूम नहीं है, पर इससे जितना भी लंबी खींचेगी उतना जमींदार का ही नुकसान होगा, आड़ती का नुकसान होगा। बिल्कुल साफ तौर पर किसान यहाँ पर 4-4, 5-5 दिन से अपनी फसलें लेकर यहाँ पर पड़े हैं और ये देखें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मंडियों में ढेर लग चुके हैं और आने वाले दिनों में ये और परेशानी का सबब बन सकता है। सरकार को इस मामले में अगर किसी तरह से यहाँ पर कोई हल नहीं निकाला गया, राइस मिलर्स की हड़ताल यहाँ पर खत्म नहीं हुई तो मंडियों की हालत और भी बदतर हो जाएगी। कैमरामैन गुरजीत वर्मा के साथ संजीत चौधरी, ETV न्यूज़, करनाल। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय पौधों को लगाने की तकनीक भाग 2। अधिक पैदावार हेतु सरसों की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@radiotv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। आप देख रहे हैं ETV न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।